नमस्कार। 19 मई को 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनका जनादेश देश के सामने होगा और जब एक बार ये चुनाव नतीजे आ जाएंगे उसके बाद पूरे देश में चर्चा का सिर्फ एक विषय होगा और वो विषय होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। हालांकि विधानसभा चुनाव 2017 में होने हैं लेकिन बहुत बड़े विधानसभा चुनाव होंगे और जाहिर तौर पर पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर लगी रहेंगी। और जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इन दिनों चर्चा में हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि 14 साल के भाजपा का जो बनवास है उत्तर प्रदेश में उसको खत्म करने की। और केशव प्रसाद मौर्य जी आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि आप बड़े जूनियर थे, आपसे बड़े सीनियर बड़े बड़े नेता थे, नाम लिस्ट बनी थी, लिस्ट में बड़े सारे नाम थे, आप सबसे आखिरी नंबर पर थे, आप अध्यक्ष एकदम से आए। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी कुछ सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती है उत्तर प्रदेश में। क्या फॉर्मूला है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सच्चा लोकतंत्र है या उसका प्रतीक है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यह अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता किसी भी बड़े से बड़े पद पर पहुँच सकता है। इसका मैं उदाहरण हूँ। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, मेरा परिवार बहुत गरीब परिवार था। भारतीय संविधान के अनुसार वह पिछड़े वर्ग से संबंधित है। सामान्य परिवार से निकल करके और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब मुझे मिली तो मैं भी कुछ बहुत प्रसन्न भी था, बहुत आवाक भी था कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मैं नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 265 प्लस तक पहुंचाने के लिए निश्चित तौर से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। केशव जी, मैं 265 प्लस पर आऊँगा, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा ये 265 प्लस की जो आप बात कर रहे हैं, आप अध्यक्ष बनते हैं, क्या उसके पीछे फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, क्या सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी कुछ कर रही है कि ओबीसी, पिछड़ा, दलित, स्वर्ण, इस तरह के? क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है वो कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ख़ास करके बिहार में जो भाजपा की हार हुई उसके बाद से ये बात हो रही थी कि भाजपा थोड़ा चिंतित है कि कैसे उत्तर प्रदेश को जीता जाए। भारतीय जनता पार्टी चिंतित नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तावादी पार्टी। कार्यकर्ता के नाते मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है और कार्यकर्ता के नाते जिस दिन से मुझे अवसर मिला है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। 2017 में 2014 दोहराने के लिए उत्साहित है। बहुत उत्साह है जिसे मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। इसका प्रमाण है कि सपा बसपा जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनके अंदर बौखलाहट हो गई है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके घोषित प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी हेमलता दिवाकर नाम की बहन जो है, आगरा में जब मैं दौरे पे गया तो उन्होंने उनके टिकट को ठुकरा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का समर्थन, इसके प्रकट होने के कारण से समाजवादी पार्टी की नैया डूबने वाली है, बसपा की पहले डूब चुकी है। किस आधार पर जब आप कहते हैं 265 के आप एक फॉर्मूला देते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं? क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव देखें तो भाजपा के लिए इतनी उम्मीद नहीं जगाते। 1991 में आपको एक प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी कभी भी वो आंकड़ा तक नहीं छू पाई। आप उससे भी ज़्यादा आगे जाने की बात करते हैं, तो इसके पीछे आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी का 2012 का आंकड़ा ना देखें आप, 2014 का देखें। हमने कहा 2014 हम दोहराने जा रहे हैं। 12 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है और गंगा जी के अंदर जो जल बहा है उस बहाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको 73 संसदीय क्षेत्रों में विजय दिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें विश्व का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान किया है। मैं जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और उत्तर प्रदेश की जनता जातिवादी नहीं है, वो विकासवादी है, राष्ट्रवादी है। और मोदी जी का जो युग है वह विकास का युग है और जनता विकास के मुद्दे पर हमारे साथ है। पर जो 2014 के चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, आपको जरूर 73 सीटें मिली
जो किसी ने भी सोचा नहीं था। सिर्फ अमित शाह जी कहते थे हम इतनी सीटें लाएंगे, और कोई भी नहीं कहता था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा। पर उसके पीछे भी था नरेंद्र मोदी जी का एक हवा चल रही थी, हवा के आंधी था, तूफान था। लेकिन ये विधानसभा चुनाव जो है वो राज्य के चुनाव होते हैं, और लोग कहते हैं कि ये देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव होंगे। तो ऐसे में आप किस आधार पर उस फॉर्मूले को दोहराने की बात? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और वह विकास पुरुष हैं। 2 साल के अंदर उन्होंने इतना काम किया है कि 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 2 साल के अंदर विकास के कार्य हुए हैं, उन कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी ग्रामोदय से लेकर के भारत उदय तक का अभियान जो चला, उस अभियान में हम 30,000 से अधिक गाँव में गए। जनता का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसको देख करके मैं भी उत्साहित हूँ, जनता को नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता है यूपी का मतदाता, और उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। और फिर से माननीय मोदी जी के विकास कार्यों के बूते पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी सफल होंगे। 265 प्लस का आंकड़ा पूरा। चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में भाजपा का? लोग ये कहते हैं भाई क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रोजेक्ट करेगी, या फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य, ये एक जो है 3 लोगों के चेहरे होंगे और इनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जो जातिवादी राजनीति करती रही है, भ्रष्टाचार की राजनीति करती रही है, गुंडागर्दी की राजनीति करती रही है, ये 2 दल हैं। और इन दोनों दलों के बारे में अगर मैं कहूँ कि इनके पास मुख्यमंत्री का कौन चेहरा है, तो समाजवादी पार्टी एक परिवार से शुरू होती है, एक परिवार में ख़त्म हो जाती है। बहुजन समाजवादी पार्टी बहन मायावती जी से शुरू होती है, बहन मायावती जी के अंदर ही समाप्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। बहन मायावती जी या आदरणीय मुलायम सिंह जी, मैं इनसे कोई अपने नेता की तुलना करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपने नेता का कद कम करने का काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व का अभाव नहीं है। जब जो ज़रूरत पड़ेगी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसको तय करेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। और सफल राष्ट्रीय नेतृत्व का यह विषय मेरा विषय नहीं, मेरा विषय 265 से अधिक विधायकों को विजयी बनवा करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाना। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी उस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद का दावेदार केशव प्रसाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के नाते 265 से अधिक विधायकों को जिता करके भेजवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो मैं पूरा करूंगा। वो जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे सौंपी है उसको मैं जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊंगा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं? कतई नहीं। अच्छा, जब आप लगातार बात कर रहे हैं, सपा बसपा दोनों की बात करते हैं, मुख्य मुकाबला किससे है? क्योंकि अभी सत्ता में ज़रूर सपा है, पर बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई बसपा की दावा ज़्यादा है। तो फिर आप कैसे देखते हैं मुख्य मुकाबले में? आप कह रहे हैं आप हैं, तो फिर मुकाबला किससे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त बढ़त है। सपा बसपा या दोनों दलों का जो हाल लोकसभा के चुनाव में हुआ, वही हाल इनका विधानसभा के चुनाव में होने वाला है। मुकाबला मैं नहीं जानता आपको कैसे दिखाई दे रहा है, मैं तो मानता हूँ ये दोनों दल मुकाबले में हैं ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत वेग से आगे बढ़ रही है, और इनकी जो जातिवादी, परिवारवादी, अपराधवादी, भ्रष्टाचारी राजनीति, इसका अंत करने जा रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो युग है, यानी विकास का युग है, इसके समर्थन में उत्तर प्रदेश की जनता हमारा साथ दे रही है और साथ देगी। ये मुकाबले में मैं इनको मानता नहीं। मैं ये जानता हूँ, ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 265 प्लस विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। केशव जी, जब कोई भी व्यक्ति जब रणनीति बनाता है तो फिर वो यही देखता है कि वो रणनीति में किसको कैसे मुकाबला करना है। तो आप किसी को तो लेकर आप अपनी रणनीति बना रहे होंगे ना कि भाई सपा या बसपा? क्या देखिए, मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद भी, उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री भी, वो भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के आज सबसे शक्तिशाली नेता हैं। और जब हम कोई योजना, रचना, रणनीति बनाते हैं तो उसमें एक ही लक्ष्य हमारे ध्यान में है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया जा रहा प्रयास है, उसके मार्ग में जो सपा बसपा के रूप में बैरियर है, इस बैरियर को हटाएं। और यह बैरियर मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ हटेगा, जनता हटाएगी, और बहुत
धूमधाम से हटाएगी। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ये बार बार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 265 का लक्ष्य जो है वो ज़रूर बीजेपी हासिल करेगी। कुछ और सवाल उनसे करेंगे क्योंकि जब से अध्यक्ष बने हैं कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं लगातार मीडिया में आती रही केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर, उन पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये। ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हम लगातार बने हुए हैं। और केशव जी आपने सपा बसपा की बात करी। नीतीश कुमार जी एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि भाजपा विरोधी सब गठबंधन एकजुट हो जाएं, उसी तरह का वो उत्तर प्रदेश में भी दोहराने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह से भाजपा को बिहार के मॉडल पर हराया जाएगा। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार जी की इस प्रयास को? देखिए, मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को यही कहना चाहूँगा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है, बिहार को संभालें। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। इसके पहले भी बहुत सारे गठबंधन बने हैं और जनता ने उनको नकारा है। इस प्रकार के गठबंधन का उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ जनता का समर्थन हमारे लिए प्राप्त है और हम बड़े अंतर से यहाँ पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे गठबंधन का प्रदेश के अंदर कोई स्थान नहीं। बिहार में हमने देखा था कि डर के कारण कि भाई भाजपा एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है, इस डर के कारण सभी ताकतें एकजुट हो गई थी। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी संभावना है? आज जो घबराहट और बौखलाहट है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा, बसपा या नीतीश जी के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार काम कर रही है, गाँव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जिस प्रकार से योजनाएं लेकर के आ रही है, इन्हें सबको पता है कि 2014 तो गया है, 2017 भी भाजपा का होगा और 2019 भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का होगा। इस घबराहट के कारण यह सब एकजुट होने की तथाकथित कोशिश करते हैं। जनता सब समझती है किसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है, किसके नेतृत्व में देश का विकास हो सकता है, किसके हाथों में देश सुरक्षित रह सकता है, और वह नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और उनके नेतृत्व के प्रति जो घबराहट है, उसके लिए कोई महागठबंधन बन जाए, कोई गठबंधन बन जाए, कोई आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की चुनौती को कैसे देखें? क्योंकि कांग्रेस में कई तरह की आवाज़ें उठ रही हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लाया जा सकता है, वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं कांग्रेस की। उधर से प्रशांत किशोर, एक स्ट्रैटेजिस्ट, कांग्रेस ने उनको भी हायर किया एक तरह से। तो कांग्रेस की चुनौती आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत देश। मैं उसमें दूसरी लाइन जोड़ता हूँ उत्तर प्रदेश की ओर से। कांग्रेस मुक्त भारत देश का नारा मेरे प्रधानमंत्री जी पहले ही दे चुके हैं, और मैं उसमें दूसरी लाइन सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश की जोड़ता हूँ। कांग्रेस का यूपी के अंदर कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस किसी को भी उतारे, किसी को भी लेकर के आवे, कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब है कि शायद मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खाता खोलेगी कि नहीं खोलेगी। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोलने का। मैं निश्चित तौर से दावा कर रहा हूं, कांग्रेस मुक्त भारत देश। मैं कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूं, मैं सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। कांग्रेस पूरे देश से साफ हो रही है, सपा बसपा उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है। मुद्दे क्या होंगे जब आप चुनाव लड़ना? हालांकि अभी समय है, लेकिन फिर भी जो है मुख्य रूप से इतने समय, क्योंकि आप फूलपुर से सांसद हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीते, तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुद्दा विकास है। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। विकास यानी क्या जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं? तो क्योंकि अखिलेश यादव दावा करते हैं पिछले 1-2 साल में उन्होंने बहुत विकास के काम किए हैं, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया है, सड़कें बनवाई हैं, बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स नए नए शुरू हुए हैं, वो लगातार ये दावा करते हैं। तो आप जब विकास की बात करते हो तो कैसे उनसे अलग? श्री अखिलेश यादव जी अगर विकास किए हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी का विकास किए हैं, अपराध का विकास किए हैं। विकास की बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए दी गई, उसे ये पूरा नहीं कर सके। बहुत सारा बजट लैप्स हो रहा है। यह सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। जो वादा इन्होंने 2012 में जनता से किया था, उस वादे को इन्होंने निभाया नहीं। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे गांव का गरीब हो, सभी मोर्चों पे गांव के अंदर जाइए। मैं विधानसभा में भी था। समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके सिंचाई मंत्री कहा करते थे कि हम टेल तक नहीं, हम खेत तक पानी पहुंचाएंगे। आज नहरें सूखी पड़ी, बिजली 18 घंटे देने का वादा किया है, 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। बुंदेलखंड की जनता पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। जो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार के माध्यम से जनता के लिए भेजा जा रहा है, उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। कोई भी काम बिना पैसा दिए नहीं हो रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट में कमीशन खोरी चरम सीमा पर है। प्रदेश का विकास इनके रहते नहीं हो सकता है। प्रदेश के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने के अनुसार उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भाजपा की सरकार चाहिए। जब आप अखिलेश यादव की सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं तो किस आधार पर आप आरोप लगाते हैं? महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें 1100 से अधिक समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में वर्दी पर हमले, पुलिस पर हमले हुए। हत्या, लूट, बलात्कार की गिनती मैं गिनाऊंगा तो शायद पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश की और छवि जो खराब करने का काम किया और ख़राब होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार न कानून व्यवस्था संभाल पा रही है, न विकास कर पा रही है, न अपने मंत्रिमंडल को नियंत्रित कर पा रही है। एक मुख्यमंत्री की जगह 5-5 सत्ता के केंद्र हैं। थाने, तहसील, जिला मुख्यालय सब अपराधी किस्म के समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता भयाक्रांत है। आम आदमी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सभी मोर्चों पे यह सरकार फेल हो चुकी है। जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो अभी आपका एक इंटरव्यू भी आया था अखबार में जिसमें राम मंदिर को आपने कहा था वो मुद्दा नहीं होगा, चुनावी मुद्दा नहीं होगा। उसको लेकर कुछ स्थिति ऐसी आई कि लोगों ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर मुद्दे से अलग जा रही है, तो उसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि को चुनावी मुद्दे के रूप में नहीं इस्तेमाल करती। हम अपने घोषणा पत्र में भी कह चुके हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। निर्माण के मार्ग में जो वर्तमान की समस्या है वो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। आपसी समझौते की कोई जो प्रक्रिया चल रही है वो क्या चल रही है उससे मैं अवगत नहीं हूँ।
संसद में हमारे पास संख्या बल नहीं है कि हम कानून बना करके वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बना सकें। मैं एक राम भक्त हूँ, राम भक्त के नाते मेरी चाहत है कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर को देख सकूं, दर्शन करूं वहाँ जा कर के, लेकिन वह तभी संभव है जब न्यायालय फैसला दे दे, समझौते से बन जाए या कानून के माध्यम से बन जाए। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करना भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा कभी नहीं था, ना है, ना कभी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए राम आस्था के विषय हैं, श्रद्धा के विषय हैं, और मैं वहाँ पर मंदिर निर्माण का पक्षधर हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा मंदिर नहीं, मेरा मुद्दा विकास है। पर जुलाई में ये कहा जा रहा है कि जुलाई में सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार उसकी डेली हियरिंग होगी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जी वहाँ रहेंगे, तो तब तक जुलाई के बाद से लगातार जब चुनाव गरमाएंगे तो मुद्दा कहीं ना कहीं आ जाएगा। कैसे इसको हम आप इसे टैकल करेंगे? रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग की जो भी बाधाएं हैं वो हटें। न्यायालय के समक्ष भी ये अपील है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें फैसला सुना दिया था, प्रतिदिन सुनवाई हो, रामलला के मंदिर का यह जो प्रकरण है जल्दी से जल्दी निर्णित हो और वहाँ पर भव्य मंदिर बने, ये हर राम भक्त की चाहत है और वो कोई विवाद का विषय भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मुद्दा नहीं बनेगा, वहाँ मंदिर बनेगा, और मंदिर बनाने में मैं यह निश्चित तौर से प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण के पक्ष में है, मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं। तो जब अगर सरकार आपकी बनती है तो क्या वो सरकार, अगर मान लीजिए कोर्ट से फैसला नहीं आता है, तो वो सरकार सुलह समझौते से, बातचीत से कोशिश करेगी कि वहाँ पर मंदिर निर्माण हो? अभी आगे जब समय आएगा, जब सरकार बनेगी, बता देंगे। हम तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी न्यायालय के माध्यम से सुनवाई हो, फैसला हो, राम मंदिर का निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो सके। अभी तो हम भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं, उनको नमन करते हैं और यही चाहते हैं कि वहाँ टाट से भगवान राम बाहर आकर के वहाँ भव्य मंदिर के अंदर विराजित हों। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा विकास है। कई सारे विवाद हो गए आपके अध्यक्ष बनते ही। किसी ने आपको श्री कृष्ण के रूप में पोस्टर पर दिखा दिया, किसी ने सिक्कों से तोल दिया, तो ऐसी सब चीज़ें जो है कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे इसको आप संभालेंगे इन चीज़ों को? देखिए, वो संभल गई है। मैंने पहले भी जो लोगों ने किसी रूप में मुझे दिखाने का काम किया है, मैंने अपने, चाहे वो कार्यकर्ता तो मेरे लगभग थे नहीं ऐसे कोई, जो शुभचिंतक, समर्थक, जो उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों से आजिज थे, त्रस्त थे, उन्होंने इस प्रकार के पोस्टर लगाए होंगे। लेकिन जिनके रूप में मुझे दिखाया, मैं उनकी पूजा करता हूं और मैं उन सब से अपील करता हूं कि मुझे भविष्य में भी कभी इस रूप में ना दिखावें, और मैं इस रूप में दिखाने के पक्ष में नहीं हूं और सबको मना किया हूं। संगठन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कहीं पर इस प्रकार का कार्य ना हो और सारा ध्यान सबका यही रहे, हम 265 प्लस कैसे पहुँचें, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सपा बसपा से मुक्त कैसे कराएं। तो कुल मिलाकर अब चुनाव तक जब ये नतीजे आ जाएंगे 19 मई को, तो केशव प्रसाद मौर्य जी की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि लगातार ये आ रहा है कि अमित शाह जी भी उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगे, तो केशव जी लगातार कैसे अगले 1 साल में क्या उनकी गतिविधियां रहेंगी, कैसे देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम 73 से अधिक सीटें जीते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम 265 प्लस भी जीतेंगे। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरा देश है, प्रदेश में वो अधिक से अधिक समय दें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें, ये मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ, अपेक्षा भी करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा बूथ स्तर पर मजबूती के साथ पार्टी को खड़ा करने का काम शुरू हो चुका है। 1,40,000 बूथों में से हम लोग लगभग 1 लाख बूथों का गठन कर चुके हैं, 40 का और गठन करेंगे और सबको गठित करके उनको सक्रिय करेंगे और सभी बूथों पे भारतीय जनता पार्टी जीते। इसलिए मैं जनता से, कार्यकर्ता से सबसे अपील करता हूं, 2017 में जाएं सब कुछ भूल, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए
प्रत्येक बूथ में खिलाएं कमल का फूल। हाँ, बहुत बढ़िया अंतिम बात आपने कही, लेकिन मैं फिर भी एक बहुत संक्षेप में एक अंतिम बात कि इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने करीब 200 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया और बहुत जल्दी आप जो है बाकी चीज़ों को भी लग रहे हैं, तो सीटों का बंटवारा जो है उम्मीदवारों, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हुई हैं, तो कार्यकर्ताओं को सबको एकजुट रखना भी एक चुनौती हो सकती है आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदों पे खरा उतरेगी, जितनी जल्दी हो सकेगा कैंडिडेट भी देने का काम करेंगे। अभी संगठन के लोगों के साथ बैठने का काम, अभी मेरी नई नियुक्ति हुई है, सभी लोगों के साथ बैठ करके सबसे विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी जितनी जल्द हो सकेगा आएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अभी संगठन के तंत्र को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के काम में हम लोग लगे हुए हैं और जैसे ही हम संगठन की व्यवस्थाएं खड़ी कर लेंगे, प्रत्याशियों के बारे में भी विचार करके आपको जैसे ही आगे कार्रवाई बढ़ेगी आपको अवगत कराएंगे। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए केशव जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।